सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 9 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम प्रश्न में चुनावी खबरें हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से सभी पार्टियों ने अपना-अपना प्रदर्शन दिखाया और भाजपा ने हरियाणा में बहुत ही चेंजिंग अ, मैंडेट दिखाया है जो कि उम्मीद से परे था, कई राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार। इसी के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है। हम बढ़ते हैं अपने संपादकीय की ओर और आज का संपादकीय है साझा प्रयासों से मिटेगी गरीबी। यह लेख लिखा है अमित बैजनाथ गर्ग जी द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उनके जीवन में सुधार आया है, मगर गरीबी और इसके कारणों को विस्तार से समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ही गरीबी हटाने के उपायों को कारगर बनाया जा सकता है। भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है जो ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन से प्रभावित है। वर्ष 23-24 में भारतीय राज्यों की जीडीपी के अनुसार महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य और बिहार सबसे गरीब राज्य माना गया है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये नीति आयोग के डेटा के हिसाब से है कि 24.82 करोड़ लोग, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। लगभग 13.88 करोड़ लोग को गरीबी से निकालने का दावा करती है। रिपोर्ट पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.79% की गिरावट की ओर इशारा करती है, क्योंकि इस स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या 13-14 में 29.17% थी और 22-23 में 11.28%। मतलब कि कई अलग-अलग आंकड़े पेश हो रहे हैं रिपोर्टों में और यही साफ दिखाई दे रहा है कि धीरे-धीरे भारत से गरीबी बाहर निकल रहे हैं राज्य। भारत ने अपने राष्ट्रीय एमपीआई में स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आयामों के तहत 2 नए मानक मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़े हैं। मतलब कि अब वुमेन हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य, मैटरनिटी हेल्थ और बैंक खाते भी अब कैलकुलेशन में लाए जाएंगे आपके, ठीक है ना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में या नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। भारत में हर घर को इन 12 मानदंडों के आधार पर अंक दिया जाता है। अगर किसी घर का अभाव अंक 33% से अधिक है तो उसे बहुआयामी गरीबी के रूप में पहचाना जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत अपने सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की संभावना रखता है, जिसके लक्ष्य 23 तक बहुआयामी गरीबी को आधा करना है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार कहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेके जो फूड सिक्योरिटी और बेहतर योजनाएं लाएं, सरकार जनमानस को जो डेली बेसिस पे मदद कर रही हैं, चाहे वो घर में सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे वो बैंक खातों से जोड़ना हो सब्सिडीज़ को, और चाहे वो पोषण अभियान के माध्यम से न्यूट्रिशनल फूड, डाइटरी फूड को प्रोवाइड कराना हो, इन सब के वजह से ही और घर परिवार बाहर आ पाए हैं गरीबी से। वहीं फरवरी 24 में जारी भारतीय स्टेट बैंक की शोध के अनुसार देश में गरीबी दर 22-23 में 4.5 से 5% तक गिर गई। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर एसबीआई शोध ने इस गिरावट का श्रेय पिरामिड के निचले हिस्से के लिए शुरू किया गए सरकारी कार्यक्रमों को दिया है। तो एसबीआई बैंक भी यही मानता है कि जो फाउंडेशनल लेवल से विभिन्न
योजनाएं सरकार ने शुरू करी थी, उनसे फ़र्क पड़ा है घर परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में। और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी 11-12 में 25.7% से घटकर 7.2% हो गई है और शहरी गरीबी एक दशक पहले से 4.6% कम हो गई है। अब एसबीआई ने शोधकर्ताओं के अनुसार नई गरीबी रेखा क्रमांश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 1622 रुपये और 1939 रुपये तय की थी। ये नया उन्होंने सेट करा था। आंकड़ों की गणना सुरेश तेंदुलकर कमेटी सिफारिशों के आधार पर की गई, जिन्होंने 11-12 में गरीबी रेखा निर्धारित की थी। वर्ष 23 को बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल गरीबों में 1/3 से अधिक दक्षिण एशिया में रहते हैं। तो ये 2023 की रिपोर्ट ऐसे बता रहे हैं। आपका इंडेक्स जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। भारत अत्यधिक गरीबी के लगभग 70% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 की दर से अत्यधिक गरीबी तय की जाती है, जबकि $3.65 की दर से अत्यधिक गरीबी $3.65 से निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है तथा $6.85 उच्च मध्यम आय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो इन्होंने ये क्लासीफाई करा हुआ है कि $2.15 मतलब एक लोएस्ट बेंचमार्क है, फिर 3.65 है और फिर 6.85 है। डॉलर्स की बात कर रहे हैं। $3.65 निर्धारित गरीबी रेखा पर विचार करते हुए भारत का योगदान वैश्विक गरीबी दर में मामूली वृद्धि के साथ 40% के बराबर है, जो 23.6% से बढ़कर 24.1% हो गई है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति के कड़े आलोचक दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की वित्तीय शोषण को ड्रेन थ्योरी के माध्यम से समझाया था कि भारत में उत्पन्न आर्थिक अधिशेष ब्रिटेन भेज दिया गया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था दरिद्र हो गई है। हम जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी कि भारत से ही सारा खजाना पैसा लेकर ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई गई है जो कि भारत से ड्रेन होकर विदेश में जा रही है, मतलब कि ब्रिटेन के पास जा रही है। कई प्रसिद्ध शास्त्रियों और नेताओं ने देश में उच्च गरीबी दर के मूल कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अमर्त्य सेन ने भारत में गरीबी से निपटने तथा आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सामाजिक असमानताओं को दूर करने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने के महत्व पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो औपनिवेशिक आर्थिक संरचना की विरासत है। यह अर्थव्यवस्था को बाहरी बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है। आगे बढ़ते हैं। वही जनसंख्या में तेज वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधनों पर दबाव पड़ता है और सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो पॉपुलेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है। रिसोर्सेज पे लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो पॉपुलेशन को सफाइस भी नहीं कर पाएंगे और वो हमें एक तरीके से परेशान ही करेगा। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत में गरीबी बढ़ाने वाले कारणों में व्यापार असंतुलन और ऋण बोझ सहित वैश्विक आर्थिक गतिशीलता भी शामिल है। शक्तिशाली देशों द्वारा लागू की गई व्यापार की प्रतिकूल शर्तें और आर्थिक नीतियां स्थानीय विकास प्रयासों में बाधा डालती हैं। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है, जो गरीबी बढ़ाने में सहायक साबित होती है। भारत में गरीबी के कारणों में उच्च जनसंख्या घनत्व, कम साक्षरता दर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अप्रभावी शासन और सीमित औद्योगिक विकास भी शामिल है। तो हम जानते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में कई और प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। कम साक्षरता दर, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एक ऐसा उद्योग का कमी है भारत में जो कि इस बड़ी बढ़ती पॉपुलेशन को कंज्यूम कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। सरकार की ओर से गरीबी में सुधार का आकलन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे मानदंडों के आधार पर किया गया है।
इसमें बाल पोषण, मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता इत्यादि शामिल किए गए हैं। अब निश्चित तौर पर हर सरकार में गरीबी हटाने के लिए काम किया जाता रहा है, पर इन प्रयासों की पूरी तरह सफल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी बहुत बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज़ और यहाँ तक कि आम आदमी को भी अपने स्तर पर गरीबी हटाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही सही बात है, गरीबी को हटाने के लिए सबको साथ में मिलके एक इंक्लूसिव रूप में काम करना पड़ेगा। अगला आर्टिकल है, ये राजनीतिक आर्टिकल है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यमुना का जीवन, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बावजूद अगर यमुना की हालत और ख़राब होती जा रही है, तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार माना जाएगा? यह छिपी बात नहीं है कि यमुना का प्रदूषण दूर दूर करने के लिए सरकार और संबंधित महकमों में जितनी भी प्रयास किए गए हैं, अमूमन वह सभी नाकाम दिखते हैं। देखिए साथ ही ये बात तो बहुत सही बात है कि कई नेशनल एक्शन प्लान शुरू करे गए हैं यमुना को साफ करने के लिए, मगर कुछ भी धरातल पर दिख नहीं रहा है। अब एक रपट आई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर महीने में यमुना में प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और 2022 के बाद ये प्रदूषण का उच्चतम स्तर है, जब अशोधित जलमल का एक प्रमुख संकेतक है फीगल कॉलीफॉर्म जीवाणु का स्तर 63 लाख पाया गया। ये स्थिति तब है जब इस वर्ष अपेक्षा अच्छी बरसात से जल प्रवाह और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और इसमें खतरनाक जीवाणुओं के बह जाने की उम्मीद की गई थी। मतलब इस वजह से बहुत बढ़िया बारिश हुई थी, तो ये माना गया था कि ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं पानी का बैलेंस आउट हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। विचित्र है कि यमुना को स्वच्छ बनाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिल्ली में दिया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसी महानगर में प्रदूषित पाई जाती है। अन्य शहरों से गुजरते हुए ये भी यमुना का यही हाल हो जाता है। अलग अलग शहरों में औद्योगिक अपशिष्ट से लेकर सीवर आदि की गंदगी इस नदी में बहाए जाने पर रोक लगाने को लेकर अब तक की घोषणाओं की हकीकत यह है कि इस वर्ष ज़्यादा बारिश के बावजूद यमुना में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा पाया गया है। मगर दिल्ली में अधिकांश नाले पड़ोसी राज्यों के कीटनाशक और औद्योगिक अपशिष्ट जिस तरह यमुना में मिल जाते हैं, वैसे में इससे तैयार पेयजल के जोखिम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथियों, कई योजनाएं होने के बाद भी यमुना का जल साफ नहीं हो रहा है। बहरहाल उम्मीद रहेगी सरकार और आपकी वाटर अथॉरिटीज़ इसको संज्ञान में लेते हुए भविष्य में कार्य करेंगी। अगले आर्टिकल में बात हो रही है वायुसेना का भी हाल ही में रेजिंग डे बनाया गया था और वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारत अभी तकनीकी विकास के साथ साथ सेना को और सक्षम बना रहा है। 92वें वार्षिक दिवस में उन्होंने कहा कि सेना अभी भी तैयार है और सेना को और बेहतर करने की भी ज़रूरत है। वायुसेना को और आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। अगला आर्टिकल है मिथुन दा मशहूर बॉलीवुड एक्टर, लेजेंडरी एक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। आगे देखते हैं। ऐसा कोई विशेष और कुछ खेल जगत में नोवाक जोकोविक शंघाई मास्टर्स के चौथे दौर में सेफोलिन से सामना। ये तो तय है कि यही जीतेंगे, क्योंकि पिछले लंबे समय से अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण नोवाक जोकोविक लगभग हर मैच जीतते हुए आ रहे हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको और जानना है करंट अफेयर्स के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और जो करंट अफेयर्स आपको और बेहतर तरीके से वहाँ मिल सकती है, वो यहाँ क्विक एनालिसिस में कभी कभी नहीं मिल पाती है। कल फिर आते नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।